मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर मिलता है और वो उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी तभी उसके पास चपरासी आता है और आकर बोलता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, या जो चीज़ अच्छी बनाते हो वो मेरे लिए लेके आओ। वो कहता है कि मैडम आपको जो पसंद है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उससे अच्छे से बना के लेके आऊँ। वो बोलती है कि चाय लेके आना, लेकिन थोड़ी कड़क लेके आना, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है, कुछ देर के बाद चाय लेकर आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे उसकी बारी का नंबर आता है, चाय ख़त्म होती है और वो बैठे बैठे उसी चेयर पर सो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लगभग 12 से 15 घंटे के बाद उस लड़की को होश आता है और जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जो खुल रही थी तो देख रही थी कि सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सके या फिर उससे लड़ सके। उसकी ज़ुबान में इतनी जान नहीं बची थी कि वो आवाज़ निकाल सके, क्योंकि उसको चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिला के दी गई थी जिससे उसके शरीर की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ से जाता है, कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आता है, वो आता है और उसके बाद फिर दूसरा आता है। इस तरह से लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला है वो चल रहा था। 15 लोगों तक उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद उसने गिनती करना भी वो भूल जाती है। जब उसे पूरे तरीके से होश आता है तब वो पानी मांगती है, पानी नहीं मिल पाता है। खाना मांगती है, खाना भी नहीं मिलता। वो बोलती है कि कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलते। मिलती है तो उसको मार मिलती है और जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है बेवजह वो भी, तो जो भी वो मुंह खोलती थी उसी बात पर वो पिट जाती थी। अब यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन 24 घंटे किसी न किसी उसकी नज़र रहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जाती है, किस बात की गूंज पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, वो दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास लगने वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मजबूरी का इस तरीके से फ़ायदा उठाया। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आप सभी को आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ वो है एनसीआर का एक इलाका है जिसमें कमला मार्केट नाम से एक इलाका है। वहाँ पर एक सड़क है जीबी रोड, वहाँ पर एक कोठा है, कोठा नंबर 68। दरअसल ये दिल्ली में पड़ता है और यहाँ पर एक व्यक्ति निकलकर अपने आवास की तरफ जा रहा था जो कि दिल्ली के करोल बाग में रह रहा था। वो वहाँ से एक फ़ोन करता है और फ़ोन कर कर बोलता है कि हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो। वो लड़का बोलता है हाँ, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो। वो बोलता है मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जो है वो जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने ये मैसेज भेजा है। वो पूछता है कि तुम कैसे जानते हो। वो बोलता है कि मैं लगभग 3-4 बार से उनसे मिल के आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फ़ोन काट देता है। उसने फ़ोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में और जैसे ही वो लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने माँ बाप के पास पहुंचता है और वो बोलता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है और मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दीजिए। वो लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। करोल बाग में रहने वाले वो व्यक्ति उसके अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाने के बाद जब बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी जो फ़ोन किया था वो कलकत्ता का ही रहने वाला है और जो भाई आया है वो भी कलकत्ता का ही रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं और बातचीत करके उन्होंने अच्छे से बांग्ला भाषा आती थी उन दोनों को। वो बोलते हैं कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना,
ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है, सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद वहाँ पर जो नई लड़कियाँ थी, महिलाएं थी जो सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम करती थी, उन लड़कियों के पास जाने से पहले उसने एक मैनेजर के पास जाना होता है और मैनेजर के पास जाकर बोलता है कि मुझे किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि जो सोचकर वो आया था यहाँ पर, अगर वो अपनी मन की सारी बातें बता देता तो शायद वो बहन को भी खतरा होता और उसके लिए भी खतरा होता। एक एक करके लड़कियां लाई जा रही थी, लेकिन हर लड़की को वो लगातार रिजेक्ट कर रहा था। और तभी रिजेक्ट कर रहा था तभी उस महिला ने कहा कि एक नई लड़की है, अभी 2-2.5 महीने पहले ही आई है, जो रानी, उससे मुलाकात करवा दो। पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तब उससे मुलाकात हो सकती है। वो लड़का बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बैठकर इंतज़ार करता रहता है। तभी वहाँ पर जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि उसकी ज़्यादा रेट लगेंगे, इसलिए अगर उसका इंतज़ार करना है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो बोलता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं उसी का इंतज़ार करूँगा। जब वो खाली होगी, उसका दरवाज़ा खुलता है, एक व्यक्ति बाहर निकलती है, उसके बाद जो उसकी बहन बाहर निकलती है और बहन भाई का जब आपस में आमना सामना होता है तो बहन उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्माने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे। भाई ने तुरंत उसे देखते ही कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दोनों बहन और भाई जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से गले लगकर जब रो रहे थे तो फूट फूट कर ये आवाज़ बाहर तक ना जाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया था, ताकि ये आवाज़ अगर बाहर चली गई तो शायद उनके लिए खतरा हो सकता है। एक निर्धारित समय सीमा जो होती है कोठे पर अंदर जाने की, उस सीमा से ज़्यादा देर तक वो वहाँ पर रुकता है। तो दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था कि तुम यदि बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, बाहर निकलो, तुम कर क्या रहे हो। वो लड़का बोलता है क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारी समय सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय और लिया तो तुम्हारा फिर डबल चार्ज लग जाएगा, यानी जितने रुपए तुमने दिए हैं उससे तुम्हें ज़्यादा देने पड़ेंगे। वो लड़का बोलते हैं ठीक है, मैं इससे ज़्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ ही वक्त और बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करती है तो भाई भी रोने लग जाता है और बहन भी रोने लगती है। दरअसल वो बताती है कि कलकत्ता की मल्टीनेशनल कंपनी में जो वो काम कर रही थी, उसी कंपनी में एक दोस्त बनती है ज्योत्सना नाम से। और ज्योत्सना जब वो दोस्ती कर बैठती है तो ज्योत्सना उसके सामने आकर एक दिन रोने लगती है। कहती है कि मैं बहुत ही आभारी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग मुझे उस नौकरी के लिए जाने नहीं देना चाह रहे हैं। आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। तो रानी जब उसकी बात सुन रही थी तो वो कह रही थी कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। तो बताती है कि मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफ़र आया है उसमें लगभग 1 लाख रुपए तो शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ने लगेंगे। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या वहाँ पर नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे वहाँ पर। तभी ज्योत्सना बोलती है ठीक है, इस ऑफ़र को तुम प्राप्त कर लो और मैं कभी फिर और कभी देखती हूँ, परिवार को मनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती है ना बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जब जब वो घर से खाना लेकर आते तो साथ खाते थे, चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, तो सब कुछ वो साथ ही मिलकर किया करते थे। तभी वो दिल्ली की नौकरी का ऑफ़र था, उस दिल्ली की नौकरी के ऑफ़र के लिए उसने कहा कि 10 जून 2019 को दिल्ली के फलाना जगह पर एक इंटरव्यू है, और इसके लिए जो रमज़ान है, रमज़ान तुम्हें दिल्ली लेकर जाएगा, तुम्हें उसके साथ दिल्ली चले जाना। तो वो दिल्ली जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद वो पहली बार इस कोठे पर आती है। उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। 10 जून को वो उसी रात, लगभग 11 जून से लगभग शुरुआत होती है। पहले 15-20 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं,
उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है और हर दिन, क्योंकि सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए ज़्यादातर ग्राहक जो उसको देखते थे तो उसी की ही डिमांड किया करते थे। और वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से कैसे निकलें। जब वो खाना मांगती थी तो उसकी पिटाई होती थी। साथ ही उसको जब होश आता था, जब वो चिल्लाने की कोशिश करती थी, चीखने की कोशिश करती थी, तो उसे नशे की दवाइयाँ देकर उसे चुप करवा दिया जाता था, उसे उत्तेजित करवा दिया जाता था, ताकि वो उत्तेजित हो तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही शोर मचाए। और ये सिलसिला लगातार उसके साथ चलता रहता है। उस पर लोगों की नज़र रहती है, उसके सभी लोगों की उस पर नज़र थी, कोठे वालों की, कि कहीं वो भाग ना जाए, क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जो कोठे से बाहर जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला था। उसके पास आने के बाद उससे बातचीत करता है और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहीं ज़्यादा तवज्जो दी और ज़्यादा बातचीत करने लगी वो रानी उससे। इसलिए उस ग्राहक की आदत बन जाती है, जब भी उसे मौका मिल रहा था तभी वो उसके पास आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तब 3-4 बार लगातार कोई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आता है। तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की, क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो? और जैसे ही फ़ोन किया उसने और फ़ोन की बात बोलती है कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो तो शायद मेरे निकलने के यहाँ से चांस बन जाए। तभी वो लड़का बोलता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी वो लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है। वो बोलती है सिर्फ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसने जो वादा किया था वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करूँ, कैसे करूँ। यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए उसके लिए कलकत्ता से आए लड़के के लिए दिल्ली वो शहर, कमला मार्केट, बिल्कुल जो थाना था बिल्कुल अनजान था, वो मार्केट अनजान थी, उसका यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था करे तो क्या करे। अगले दिन फिर ग्राहक बनकर वो जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से ही मिलना है। रानी के पास जाता है, रानी से के पास जाकर पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। तो वो एक नाम बताती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए, वहाँ की एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली, यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये लोग अक्सर इन कोठों पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वाति माली उसकी काफ़ी मदद कर सकती है इस चीज़ में। यहाँ से वो सीधा निकलने के बाद अब दिल्ली महिला आयोग में जाता है और वहाँ जाने के बाद उसको एक DCW यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उसके एक सदस्य मिलती है, मेंबर मिलती है, जिसका नाम था किरण नेगी। किरण नेगी को वो लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बयां करता है। रानी दरअसल एक काल्पनिक नाम है, असली नाम हम उसका ले नहीं सकते। जब किरण नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफर दिया गया था कि तुम दिल्ली आओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए तुम यहाँ आती है। तो उसको सीधा कोठे पर पहुँचा दिया जाता है और 2-2.5 महीने से उसका शोषण हो रहा है। उसका ना जाने कितने लोग गंदा काम करते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं अपनी जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करती हूँ। तभी किरण नेगी ने स्वाति मालीवाल से बात की कि ऐसे ऐसे मसला है, जो भाई है वो मेरे पास बैठा हुआ है, वो अपनी बहन से सीधा कोठे पर मिलकर आया है, उससे बातचीत करके आया है, इसलिए इस बात में कोई झूठ नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल ने पूरी कहानी सुनी और पूरी कहानी सुनने के बाद वो DCP सेंट्रल मंजीत सिंह रंधावा को फ़ोन करते कि और वो बोलते कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, एक GB रोड पर कोठा, एक रेड डालनी है, क्योंकि एक लड़की है जो कई महीने से फंसी हुई है और उसके साथ काफ़ी समय से गंदा और घिनौना काम हो रहा है। उसे नौकरी के बहाने से कलकत्ता से दिल्ली बुलाया गया था। ये मनदीप सिंह रंधावा ने पूरी कहानी सुनते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, एक डेट निश्चित करते हैं। और वो जो डेट है वो निश्चित होती है 9 अगस्त 2019 को, और 2019 को ये 9 अगस्त की डेट थी। ये तीसरी बार भी भाई ग्राहक बनकर जाता है और उसे ये कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम
उस कोठे के अंदर रहोगे, अपनी बहन के साथ रहोगे, ताकि हम जाकर आसानी से उन्हें पकड़ सकें, तुम दोनों को बचा सकें। ठीक वैसे ही होता है। किरण नेगी, स्वाति मालीवाल और मनदीप सिंह रंधावा सहित कई ऑफिसर की टीम यहाँ पर जाती है, जो रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद उसी कोठे में जब जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा खुलता है तो दोनों बहन और भाई उस कोठे के अंदर मिल जाते हैं। और ये जब कहानी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो इसमें स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा और उसकी टीम जो होती है, महिला आयोग की जो सदस्य होती है किरण नेगी, उनकी जमकर तारीफ की गई थी। वो व्यक्ति जो लड़का था कलकत्ता को, अपनी बहन रानी को लेकर अपने घर पर चला जाता है और फिर पुलिस वालों की ही नहीं, महिला आयोग दिल्ली की भी जमकर तारीफ होती है। और ये मीडिया ने उस चीज़ को बड़ी प्रमुखता से लिखा था कि एक भाई ने अपनी बहन को जीबी रोड से किस खूबसूरती से निकाला कि उसको भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही जब इस कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, धारा 370, 376, 109, 34 के तहत ये एफआईआर दर्ज की जाती है। और जब इस कोठे की मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी जो इस टीम में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने इस महिला को जीबी रोड के उस कोठे पर तक पहुंचाया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर वहाँ पर भी दर्ज की गई थी क्योंकि ये लड़की अपने घर से ये कहकर निकली थी कि मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिली है। और 8 जून 2019 को निकली थी और 10 जून को 2019 को उसका मोबाइल फ़ोन है वो बंद हो चुका था। तो घर वाले जो होते हैं उसके कलकत्ता के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के अंदर, और इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।